Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological, where you get video lectures with complete class notes. Today we are going to start chapter 2 of 10th class biology, that is control and coordination. Today we will cover basics of neural system, structure of neuron and synapse. We will start with some basics like definition of control, coordination, stimulus, receptor, effector, impulse, etc. So let's start with definition of control. As the name control suggests, it is power of regulation through which you can start, stop or slow down things under your control. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर आप एक कमरे में खड़े हुए हैं, आपके हाथ में फ़ैन का रेगुलेटर है, मतलब जो फ़ैन हवा देता है कमरे में उसका रेगुलेटर आपके हाथ में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस रेगुलेटर की हेल्प से फ़ैन को स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी आपके हाथ में उसका कंट्रोल है। तो कंट्रोल क्या है? एक रेगुलेशन का पावर है जिसके थ्रू आप चीज़ों को स्लो, स्टार्ट, स्टॉप कुछ भी करवा सकते हैं, इसे कहते हैं कंट्रोल। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करते हैं 2-3 इंडिपेंडेंट पार्ट्स को जो आपस में हार्मनी में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी चल रही है तो उसका इंजन भी साथ में चलना चाहिए, उसका स्टीयरिंग भी साथ में कंट्रोल होना चाहिए, उसके टायर ढंग से घूमने चाहिए। अगर इनमें से एक ही चीज़ माल फंक्शनिंग करती है तो ट्रक ढंग से नहीं चल पाएगा। इन्हीं सभी इंडिपेंडेंट पार्ट्स के एक साथ चलने को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी की बात करें, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके सामने लेक्चर में बोल रहा हूँ, तो बोलने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? डाइजेशन से, फूड के रेस्पिरेशन से। तो ये रेस्पिरेशन, डाइजेशन सारे सिस्टम एक साथ अच्छे से चलने चाहिए ताकि मैं अपना जो प्रोडक्ट है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर सकूँ। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ह्यूमंस की बात करें या नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 मोड होते हैं। फर्स्ट है केमिकल एंड सेकंड इज नर्वस। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे जो मॉडर्न एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम में दोनों ही केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है। इसको बोलते हैं हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो यानी नर्व्स, एंडोक्राइन यानी केमिकल्स, हार्मोन्स की हेल्प से। तो ह्यूमन में काम करता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, वहाँ ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है फाइटो हार्मोन्स की हेल्प से। तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होगा, इसलिए उनके रिस्पॉन्सेस स्लो होते हैं। लेकिन एनिमल्स की बात करें, हमारे रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होते हैं, हम बहुत जल्दी किस चीज़ को समझ लेते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्स तैयार कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। अब हम बात करेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम की, कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें नर्वस सिस्टम की कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। हम शुरू तो कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो पहले आपको समझना जरूरी है। तो उन्हीं टर्म्स की हम शुरुआत करेंगे। पहली टर्म है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक तरह से कोई एजेंट है या कोई फैक्टर है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, जिससे आप रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, वहाँ आराम से चले जा रहे हैं, लेकिन सामने अचानक शेर आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? या रुक जाएंगे या भागेंगे। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ? शेर वो स्टिमुलस है जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो स्टिमुलस क्या हुआ? कोई भी एजेंट, जैसे यहाँ इस मामले में शेर है। अगर हम फैक्टर की बात करें, मान लिया आप रास्ते से चल रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? पेड़ के नीचे छुप जाएंगे या घर की ओर भागेंगे। तो वहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर आपके लिए स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। मान लिया आप सुबह सुबह घर से निकले थे, वहाँ सुबह ठंड थी, उस टाइम एनवायरनमेंट में आपने स्वेटर पहना हुआ है, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, अब स्वेटर उतार देते हैं। वो क्या हुआ? एनवायरमेंटल फैक्टर जो आपको स्वेटर उतारने पर, रिस्पॉन्स करने पर मजबूर कर रहा है।
तो इन सभी फैक्टर्स को या एजेंट्स को हम कहते हैं स्टिमुलस, जो आपसे कोई रिस्पॉन्स करवाए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। अब जो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन देगा, मतलब ऑर्गेनिज्म जो कोई रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन को कहते हैं हम रिस्पॉन्स। मान लीजिए जब शेर आ गया था तो आप भागना शुरू कर दिए थे, तो शेर तो क्या था, स्टिमुलस था, और जो भागना है आपका वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। थर्ड डेफिनेशन है रिसेप्टर्स की। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल या कोई ऑर्गन्स जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्किन के ऊपर कोई कांटा या सुई चुभ गई, तो आपकी स्किन क्या है, वो स्किन के सेल क्या हैं, वो आपके रिसेप्टर होंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, अब ब्रेन तक जाएगी और आप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। तो रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाले ऑर्गन्स या सेल्स या टिश्यूज कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिसेप्टर से, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो एक करंट के रूप में जाती है, जिसे कहते हैं हम इम्पल्स। और ये करंट किसके थ्रू जाता है? नर्व सेल्स के सरफेस के ऊपर से जाता है। जो नर्व सेल हैं उन्हीं के थ्रू ये करंट प्रोपगेट करता है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को जो न्यूरॉन के थ्रू मूव कर रहा है उसको कहेंगे हम इम्पल्स। नेक्स्ट है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन मिली, जो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट है यानी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उसका जो रिस्पॉन्स है वो तैयार किया। अब वो रिस्पॉन्स कहाँ तक जाएगा? उस ऑर्गन तक जिसको कोई रिएक्शन करना है। उस ऑर्गन को जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसे कहते हैं हम इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाना बना रहे हैं, हमारा हाथ गलती से गर्म कोयले पे टच हो गया, हम हाथ पीछे खींचते हैं, तो इस केस में रिसेप्टर क्या था? हमारे हाथ की एपिथेलियल मेम्ब्रेन थी, उसके सेल थे। प्रोसेसिंग किया ब्रेन ने और रिस्पॉन्स किसको दिया? हमारे बाजू के मसल्स को। मसल क्या हुए यहाँ पे? इफेक्टर, जिन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं नर्व सिस्टम पढ़ने से पहले। तो नर्व सिस्टम होता क्या है? अगर बात करें नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ नेटवर्क ऑफ नर्वस ऑर्गन्स, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज़। ये नेटवर्क है किसका? जो नर्व सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं या हमारे नर्व सेल्स हैं, उनका नेटवर्क जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी की से नॉर्मली बात करें तो जैसे हमारे जो रिसेप्टर हैं, अफेक्टर हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व सेल है, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, मिक्स नर्व हैं, ये सारे किसके अंडर आएंगे? नर्वस सिस्टम के अंडर ही आएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिसेप्टर्स के और उनके फंक्शन के। हमारी बॉडी में पूरी बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमें पूरे एनवायरनमेंट से, आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। तो उन रिसेप्टर्स के क्या टर्म्स यूज़ किए गए हैं? फोटो रिसेप्टर, फोटो यानी लाइट, जो लाइट को डिटेक्ट करता है उसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, यानी हमारी आंखें क्या हैं? फोटो रिसेप्टर्स हैं। गस्टो रिसेप्टर्स, गस्टो यानी जो टेस्ट को रिसीव करते हैं, हमारी टंग के ऊपर कौन से होते हैं? गस्टो रिसेप्टर्स होते हैं। देन थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो यानी टेम्परेचर, थर्म क्या होता है? टेम्परेचर, जो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं, ये हमारे स्किन के ऊपर होंगे। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, नोज के अंदर होंगे। फोनो रिसेप्टर, जो साउंड को रिसीव करेंगे। स्टैटो रिसेप्टर्स, जो हमारी बॉडी में जो स्टेडी स्टेट में, इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहे हैं, वो होंगे स्टैटो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स, जो टच को रिसीव करेंगे। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी which has various types of functions so that our body can function in equilibrium. अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम के सबसे खास मेंबर की, जिसको कहते हैं हम न्यूरॉन या नर्व सेल। ये वही सेल हैं जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेके जाएंगे कहाँ तक?
हमारे प्रोसेसिंग यूनिट तक यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। वहाँ से इंफॉर्मेशन को वापस लेके आएंगे कहाँ तक, अफेक्टर तक। तो नर्व सेल हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, दीज आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टर टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द रिसेप्टर्स एंड वाइस वर्सा। तो इसका डायग्राम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको हम ढंग से देख लेंगे। अगर हम नर्व की बात करें, थोड़ा इसको हम जूम इन कर लेते हैं। अगर हम नर्व की बात करें, इसमें बॉडी को 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी। दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी एंड दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन। दिस इज सेल बॉडी एंड दिस इज एक्सॉन पार्ट। अब सेल बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं? सेल बॉडी में बात करें तो इसमें जो बाहर ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इसको? डेंड्राइट्स। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करते हैं रिसेप्टर से, डेंड्राइट्स। देन दिस होल पोर्शन इज नोन एज सेल बॉडी। इसे कहते हैं हम सेल बॉडी। सेल बॉडी के बीच में होता है न्यूक्लियस। सेल बॉडी के बीच में होता है न्यूक्लियस। तो इंफॉर्मेशन हमारी आती है डेंड्राइट के थ्रू, फिर सेल बॉडी में पहुंचेगी और फिर एक्सॉन में ट्रांसमिट हो जाती है अप टू एक्सॉन एंडिंग तक, एक्सॉन टर्मिनल तक। तो ये बात थी सेल बॉडी के बारे में। अब बात करते हैं एक्सॉन की। जो एक्सॉन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंशन होती है सेल बॉडी की थ्रेड लाइक, जो नर्व इंपल्स को कैरी करने का काम करती है अप टू एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ से नेक्स्ट डेंड्राइट होगा, वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा। कई बार एक्सॉन के ऊपर एक शीथ लाइक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं हम माइलिन शीथ। एक्सॉन के ऊपर की कवरिंग इसे कहेंगे हम माइलिन शीथ। न्यूरॉन दोनों तरह के होते हैं, माइलिनेटेड भी होते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट हुई तो उसे कहेंगे माइलिनेटेड, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट हुई उसे कहेंगे हम नॉन माइलिनेटेड। जो एंडिंग होती है उसे कहते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। जो ये दिख रहे हैं बटन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ होंगे, इसे कहेंगे हम एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ से नया न्यूरॉन कनेक्ट होता है और इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे नर्व सेल का। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आपसे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको। नॉर्मली अगर इस तरह से बनाएंगे, ऐसे आप ऐसे, तो भी काम चल जाता है। डेंड्राइट बना दीजिए इस तरह से, सेल बॉडी बन चुकी है, न्यूक्लियस बना दिया, एक्सॉन बनाया, एक्सॉन टर्मिनल बनाया और यहाँ पे माइलिन शीथ बना दीजिए। बस लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है, आपकी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए, इससे आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलते हैं। तो नर्व सेल का डायग्राम देखा आपने, एक तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। और नर्व्स के टाइप की बात करें, नर्व्स 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी नर्व कौन से होंगे? जो सेंस करेंगे इंफॉर्मेशन को और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएंगे, यानी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जाएंगे। यानी जो भी हमारे रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर से लेके ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी हमारे सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू ही जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर नर्व्स। मोटर नर्व क्या होते हैं? जो भी ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, जो फाइनल मैसेज तैयार हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रेन से इफेक्टर के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी मोटर नर्व्स के थ्रू। यानी ब्रेन से अफेक्टर के पास जो इंफॉर्मेशन गई वो जाएगी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और अगर ये दोनों ही काम कोई न्यूरॉन कर सकता है तो उसे बोलेंगे हम मिक्स्ड न्यूरॉन। यानी वो इंफॉर्मेशन लेके भी आ सकता है और इंफॉर्मेशन लेके भी जा सकता है, तो उसे कहेंगे हम मिक्स्ड न्यूरॉन। यानी नर्व्स 3 टाइप के हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड।
सेंसरी यानी रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लाने वाले, मोटर यानी ब्रेन से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन ले जाने वाले, और मिक्स्ड यानी दोनों ही काम करने वाले, उसे कहेंगे हम मिक्स्ड न्यूरॉन्स। अब हम देखेंगे कि इम्पल्स कैसे पास होती है। इम्पल्स हमने कहा था, इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स एक करंट है, एक इंफॉर्मेशन है, किस फॉर्म में? करंट के फॉर्म में, उसे कहते हैं इम्पल्स। जो जनरेट कौन करता है? हमारा स्टिमुलस के अंडर जो रिसेप्टर है वो जनरेट करेगा, ठीक है, और इसे कहाँ तक ले जाएगा? ब्रेन तक ले जाएगा। ब्रेन नई इम्पल्स जनरेट करेगा, उसे इफेक्टर तक पहुंचाएगा। तो इन्फॉर्मेशन जा रही है करंट के रूप में, इसको कहते हैं हम नर्व इम्पल्स। इट इज सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिक करंट दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ ए न्यूरॉन फॉर द पैसेज ऑफ मैसेज। इसे कहते हैं हम नर्व इम्पल्स। अब हमने देखेंगे इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है। स्टिमुलस यानी जो फैक्टर हैं, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर है या कोई एजेंट है, हमने शेर की बात की थी, शेर देखते ही तो वो स्टिमुलस था। स्टिमुलस ने क्या किया? जो हमारे रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को परसीव किया। रिसेप्टर से पहले जो न्यूरॉन हैं जुड़े हुए, उनके डेंड्राइट तक जो इम्पल्स तैयार होगी। स्टिमुलस में रिसेप्टर, जो रिसेप्टर होंगे वो स्टिमुलस को परसीव करेंगे और वहाँ से डेंड्राइट में इम्पल्स जनरेट होगी। डेंड्राइट से जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँच जाएगी। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, हमारे पास मान लिया ये स्किन है हमारी, हमने यहाँ हीट सेंस की, इसके साथ जुड़े होंगे हमारे न्यूरॉन्स, जुड़े होंगे ऐसे, तो इसके डेंड्राइट होंगे यहाँ। इस रिसेप्टर में स्टिमुलस यहाँ होगा, रिसेप्टर में जो ये डेंड्राइट हैं वो उस इम्पल्स को जनरेट करेंगे। यहाँ डेंड्राइट जाएगा सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन में ये कैरी हो जाएगा। इस तरह से हमारी नर्व इम्पल्स है वो पास होती है फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन अप टू द टारगेट ऑर्गन और अप टू द ब्रेन। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कैसे होती है? ये करंट हम कह रहे हैं कि पास होता है, ये कैसे जनरेट होता है? अगर हम इसका सारा जो साइंस है वो छिपी हुई है एक्सॉन के अंदर। अगर मान लिया हमारे पास ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है, हम इस एक्सॉन को जूम करेंगे इस तरह से। अब एक्सॉन में चार्जेस का डिफरेंस होता है इसके आउटर और इनर सरफेस में। जब रेस्ट में, जब कोई इम्पल्स नहीं है, हमारे पास कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही है, तो जो आउटर सरफेस होगा न्यूरॉन का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इनर सरफेस होता है नेगेटिवली चार्ज। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई इम्पल्स तैयार नहीं हो रही है, और इस चार्जेस को सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करके रखता है। मतलब सोडियम आयंस बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, और कितने सोडियम आयन बाहर जाएंगे, कितने पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, उसके हिसाब से हम बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करते हैं और अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन करते हैं। ये एक्टिवली होता है विद हेल्प ऑफ एटीपी। जैसे ही स्टिमुलस ने कोई इंफॉर्मेशन परसीव की, वैसे ही मेम्ब्रेन में इम्पल्स जनरेट होगी। उस इम्पल्स से क्या होगा? जो आपकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी है, जो यहाँ पे आयन चैनल्स होंगे, वो चेंज हो जाएगी परमिबिलिटी, यानी आयन चैनल्स खुल जाएंगे, अंदर को पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे ज़्यादा। इससे क्या होगा? जो अंदर है मेम्ब्रेन का इनसाइड, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कहाँ है? जहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुई है। बाकी सारे सरफेस के ऊपर सेम ही रहेगा, क्योंकि वो अभी रेस्ट में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए, जहाँ इम्पल्स है वहाँ और जहाँ इम्पल्स नहीं है वहाँ चार्जेस में डिफरेंस है। जहाँ इम्पल्स है वहाँ बाहर नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है, और जहाँ इम्पल्स नहीं है वहाँ बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। तो आउटर सरफेस के ऊपर क्या है? चार्ज डिफरेंस है, और करंट क्या होता है? जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रेवल करता है। तो इसी तरह से यहाँ से
करंट यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ बाहर नेगेटिव हो जाएगा, फिर अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज चुका है, लेकिन जहाँ पे इम्पल्स नहीं है, जहाँ पे इम्पल्स नहीं है वहाँ क्या होगा, सेम कंडीशन होगी, बाहर हमारे पास पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होगा, तो ये वहाँ से वहाँ ट्रेवल करती ही जाएगी थ्रू चार्ज डिफरेंसेस। इस तरह से हमारे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है। समझ गए या एक बार फिर समझाएं। देखिए मान लिया हमारे पास अगर ये एक्सॉन है, रेस्ट कंडीशन में बाहर पॉजिटिव ही होगा, पूरी जगह बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर नेगेटिव होगा, दोनों सरफेस के ऊपर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। जैसे ही स्टिमुलस के थ्रू नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, यहाँ की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, जहाँ इम्पल्स जनरेट हो रही है, तो इससे हमारे चार्जेस उल्टे हो जाएंगे, यहाँ अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अब जहाँ इम्पल्स जनरेट हुई वहाँ क्या है, बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, लेकिन बाकी जगह क्या है, जहाँ इम्पल्स नहीं है वहाँ बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। तो यानी आउटर सरफेस में क्या है, डिफरेंस है चार्जेस का, और करंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है। अब जैसे ही करंट यहाँ पहुँच जाएगा, इस एरिया की परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, यहाँ चार्जेस चेंज हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी। इस तरह नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती जाती है अप टू साइनेप्स। हम देखेंगे साइनेप्स क्या था लास्ट में। तो आपने देखा किस तरह से नर्व ट्रैवल कर रही है। अब आपको पहले बताया था साइनेप्स होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि नर्व कैसे ट्रैवल करेगी वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। अगर हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ये इसकी एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे यहाँ से करंट आया, सेल बॉडी के होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचा। यहाँ जो नेक्स्ट डेंड्राइट न्यूरॉन का जुड़ा रहेगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से यहाँ पे जुड़ा होगा, यानी बिल्कुल फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होगा। इस तरह से ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, इसमें एक गैप होता है जिसको कहते हैं हम साइनेप्स। एक गैप दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसे कहते हैं हम साइनेप्स। अब इस गैप में किस तरह से हमारा नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगा उसे पढ़ेंगे हम साइनेप्स में, ठीक है। तो जो मीडियम है उस साइनेप्स में ट्रेवलिंग नर्व इम्पल्स के लिए, वो मीडियम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो साइनेप्स में नर्व इम्पल्स को ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है। दीज आर केमिकल सीक्रेटेड बाय एक्सॉन टर्मिनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, मसल, ग्लैंड और ऑर्गन, ठीक है। यानी हमने कहा अगर ये एक्सॉन है हमारे, सॉरी ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ से जैसे ही चाहे वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाए या यहीं से वो किसी मसल तक पहुँच जाए, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पास जो केमिकल्स हैं उसे कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हीं केमिकल्स के थ्रू हमारा सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन तक या ग्लैंड तक या मसल तक पहुँचेगा। इनके एग्जाम्पल होते हैं एसिटाइल कोलाइन, नोर एड्रेलिन एट्सेट्रा। अब हम देखने वाले हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से साइनेप्स में नर्व इम्पल्स को कैरी करवाते हैं। ये एक साइनेप्स का डायग्राम है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा आपको, कैसे कहाँ से है ये, तो हमने अगर ये सेल बॉडी बनाया, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल में लास्ट क्या था, बटन लाइक स्ट्रक्चर थे, ये वही है। ये क्या है, इसी को जूम इन किया गया है। और जो ये नेक्स्ट मेम्ब्रेन दिख रही है वो यहाँ से क्या होगा, आपके पास नेक्स्ट न्यूरॉन होगा या कोई ग्लैंड या मसल होगा। तो इसी पोर्शन को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। अगर इसको हम इस तरह से देखें, अगर ये ऐसे है, मान लिया आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम अगर आगे ले जाएं तो कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह से, और यहाँ पे आगे हमारा सेल बॉडी होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन लगेगा इस तरह से। तो यही पोर्शन आपको यहाँ दिखाया गया है। होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कहाँ पे दिख रहा है आपको।
तो अब देखते हैं साइनेप्स में किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है। जैसे ही साइनेप्स के पास प्री साइनेप्ट जो हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पे इम्पल्स पहुँचती है, तो यहाँ पे कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे। साइनेप्टिक वेसिकल्स यानी ऐसे वेसिकल्स जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, और ये है साइनेप्स में, इसलिए कहते हैं इसको साइनेप्टिक वेसिकल्स। जैसे ही इम्पल्स आएगी इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और जो वेसिकल्स हैं वो यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे वेसिकल्स आते ही अपने न्यूरोट्रांसमीटर को इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो गैप है वहाँ पे लिबरेट कर देंगे। इन न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा या ग्लैंड या और कोई भी होगा मसल होगा, वहाँ रिसेप्टर लगे रहते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे और इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यानी अब इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है विद हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और अब ये करंट यहाँ की पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव ये चेंज हो जाएगी और नर्व इम्पल्स आगे ट्रैवल कर जाएगी। तो इस तरह से साइनेप्स में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। आपको क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, बताओ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताओ या साइनेप्स का स्ट्रक्चर बताओ। साइनेप्स का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इम्पल्स शुरू हुई डेंड्राइट में विद हेल्प ऑफ स्टिमुलस, वो एक्सॉन से पहुंची एक्सॉन टर्मिनल तक, वहाँ आगे साइनेप्स की हेल्प से नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच गई या नेक्स्ट मसल तक पहुंच गई या किसी ग्लैंड तक पहुंच गई, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल हो चुका है। इसमें हेल्प की हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स ने, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन नोर एड्रेलिन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नर्व एक्शंस की। नर्व एक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली नर्व एक्शन 3 टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे नर्वस एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, और यहाँ पे ब्रेन का कोई भी योगदान नहीं होता, यहाँ पे ओनली स्पाइनल कॉर्ड ही काम करती है। इसके अलावा वॉलंटरी जो हमारी इच्छा से काम होते हैं, इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा से काम नहीं होते। रिफ्लेक्स एक्शन भी एक तरह से इनवॉलंटरी एक्शन ही है, लेकिन ये लाइफ सेविंग एक्शन होता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि बहुत फास्ट होता है। तो 3 तरह के नर्व एक्शन होते हैं जिनकी डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि रिवीजन आप अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ नर्व एक्शन, जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन पढ़ेंगे, और हमारे नर्व सिस्टम का लेआउट देखेंगे। तो इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।